तुम मगर साथ देने का वादा करो। 60 और 70 के दशक की अप्सराओं जैसी खूबसूरती वाली एक अभिनेत्री जो बेहद स्टाइलिश और कम सिन दिखती थीं। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने शादीशुदा और 2 बच्चों की मां होने के बाद फिल्मों में एंट्री की और रुपहले पर्दे पर अपनी अदाओं के जलवे बिखेरे। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, जिनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इनकी खूबसूरती और अदाओं का हर कोई दीवाना बन गया। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी जिंदगी इतनी उतार चढ़ाव भरी रही कि ना इन्हें निजी जिंदगी में सुकून मिला और ना ही इनकी प्रोफेशनल जिंदगी किसी अंजाम तक पहुंच सकी। झूमकेगा यूं आज मेरे दिल, रात गुजरे सुबह। क्या आप मानेंगे कि महंगे कपड़े पहनने वाली, विदेशी गाड़ियों में घूमने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली ये हीरोइन कुछ ही सालों बाद ऐसी बर्बाद हुई कि करियर खत्म हो गया और इनके प्रोड्यूसर ने इन्हें गलत काम तक करने को मजबूर कर दिया। कुमार को अपने बारे में कुछ नहीं बताया मैंने अभी तक। मेरी शादी पहले एक हुई थी, ये बात उन्हें मालूम हो जानी चाहिए। और क्या आप यकीन करेंगे कि महज 33 साल की उम्र में जब इनकी मौत हुई तो इनके पार्थिव शरीर को अर्थी तक नसीब नहीं हुई और एक उधार के ठेले पर रखकर इनके शव को श्मशान घाट तक ले जाया गया। आपको प्यार हुआ, प्यार खुदा की कुदरत। तो कौन थी ये बदनसीब अभिनेत्री? किस किस से मिले धोखे ने इन्हें इस कदर बर्बाद कर दिया और क्यों इतनी दर्दनाक रही इनकी मौत? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, बॉलीवुड में कई सितारे आते हैं और चले जाते हैं। कुछ फिल्मी पर्दे पर अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं तो कुछ गुमनामी में खोकर रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक अदाकारा की जिन्होंने बेहद कम वक्त में स्टारडम पाया और फिर दूसरे ही पल में इनका स्टारडम ऐसा खोया कि ये हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में खो गईं। फिल्म इंडस्ट्री में विमी एक ऐसा नाम है जिन्होंने कम समय में शोहरत, दौलत और सफलता हासिल की, लेकिन जितनी तेजी से इन्होंने बुलंदियों को छुआ उससे कहीं तेजी से ये सब की नजरों से इस कदर ओझल हुई कि आज शायद ही ये नाम किसी को याद होगा। एक समय था जब बॉलीवुड के गलियारों में विमी इस कदर छाई थी कि हर कोई इनकी एक झलक पाने को बेकरार रहता था। जब मैं कहूँगी मैं बीमार हूँ तो वो कैसे पता करेगा कि मैं बीमार नहीं हूँ? हाँ, इसके लिए तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग? अरे डॉक्टर को ऐसे चक्कर में डालूंगी कि वो अपनी डॉक्टरी भूल जाएगा। ओके। विमी, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म हमराज में सुनील दत्त और राजकुमार जैसे सितारों के साथ काम किया था, भला उन्हें कोई कैसे भूल सकता है? लेकिन अफसोस कि दुनिया इन्हें बहुत जल्द भूल गई। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। पर इसे किस्मत कहिए या अपने गलत फैसलों से खराब हुई इनकी जिंदगी कि पहले इनके घर वाले इनसे रूठे, फिर ससुराल वाले, फिर पति, फिर फिल्मी दुनिया के आका और फिर किस्मत भी इनसे इस कदर रूठी कि जिंदगी ही खत्म हो गई और ये दुनिया से ही अलविदा कह गईं। विमी का जन्म 1940 के दशक की शुरुआत में पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था, जिनका नाम रखा गया विमलेश। आजादी के बाद इनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। यहाँ विमलेश ने मुंबई के प्रसिद्ध सोफिया कॉलेज से मनोविज्ञान में ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद ये रेडियो में अनाउंसर की जॉब करने लगी। इसी दौरान विमी की जिंदगी में आए कोलकाता के एक व्यापारी परिवार के लड़के शिव अग्रवाल, जिनसे विमी को प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। विमी ने ये शादी अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर की थी, क्योंकि वो विमी को आगे करियर बनाने के लिए कह रहे थे और फिलहाल शादी करने से मना कर रहे थे।
विम्मी को शादी के बाद 1961 में एक बेटा हुआ और 1963 में इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। विम्मी के पति एक अमीर घराने से थे और कोलकाता में होने वाली पेज 3 पार्टियों में अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ जाया करते थे। इसी दौरान इनकी मुलाकात हिंदी सिनेमा के महान संगीतकार रवि से हुई। रवि ने जब विम्मी को शिव की पत्नी के तौर पर जाना तो वो हैरान हो गए, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत और बिंदास दिखती थी। बताते हैं कि रवि ने पति पत्नी को मुंबई आने का न्योता दिया और कहा कि विम्मी को तो फिल्मों में अच्छा काम मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद जब शिव और विम्मी मुंबई पहुंचे तो रवि ने इनकी मुलाकात जाने माने फिल्म मेकर B.R. चोपड़ा से कराई और पहली नजर में ही चोपड़ा साहब को विम्मी भा गई। फिर क्या था, हाथों हाथ इन्हें फिल्म मिल गई। ये फिल्म थी हमराज। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम। बताते हैं कि चोपड़ा साहब ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया और अपनी अगली 3 फिल्मों के लिए विम्मी को साइन कर लिया। इसमें फिल्म हमराज में लीड एक्टर सुनील दत्त थे और विम्मी की ये पहली फिल्म थी। एक ऐसी हीरोइन जो पहली फिल्म में बड़े कलाकारों के अपोजिट लीड रोल में आई थी और 2 बच्चों की मां होने के बाद भी फ्रेश और खूबसूरत नजर आती थी। ये खबर अखबारों में तैरने लगी। फिल्म मेकर्स विम्मी को अपनी फिल्म में लेने के लिए लाइन लगाने लगे, क्योंकि वो थी ही गजब की खूबसूरत और स्टाइलिश। तुम्हारा ध्यान है किधर, जरा संभल के चलो, ये बेखुदी का है सफर जरा। लेकिन विम्मी अभी किसी और प्रोड्यूसर की फिल्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि चोपड़ा साहब के साथ इनका 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसके बाद ही वो किसी और फिल्म को कर सकती थी। लेकिन कहते हैं कि तब विम्मी के पति के मन में लालच आ गया और वो B.R. चोपड़ा पर करार तोड़ने का दबाव बनाने लगे। उन्होंने इस तरह की चालबाजियां करनी शुरू कर दी कि पत्नी को लेकर कोलकाता चले गए और खबर भिजवा दी कि उनकी पत्नी आउटडोर शूट के लिए नहीं जा सकती। बताते हैं कि चोपड़ा साहब फ्लाइट से कोलकाता पहुंचे और शिव की मर्जी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तब जाकर फिल्म हमराज की शूटिंग आगे पूरी हो पाई। वहीं इस बीच एक घटना ये भी घटी कि विम्मी और इनके पति को पारिवारिक बिजनेस से निकालकर बाहर कर दिया गया, क्योंकि विम्मी के ससुराल वालों को बहू का फिल्मों में इस तरह काम करना पसंद नहीं था और वो शुरू से ही मना कर रहे थे। हमराज 1967 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी तहलका मचा दिया। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। इस फिल्म की कामयाबी ने विम्मी को भी रातों रात स्टार बना दिया और इनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। बताया जाता है कि फिर तो विम्मी के लालची पति ने विम्मी की फीस बढ़ाकर उस दौर की बड़ी अभिनेत्रियों से भी ज्यादा कर दिया और एक फिल्म के लिए 3 लाख रुपए मांगने लगे। विम्मी के पैसों की डील वही किया करते थे, पर इस लालच का नतीजा ये हुआ कि फिल्म मेकर्स विम्मी से कतराने लगे और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। 1968 में विम्मी की फिल्म आई आबरू। इसमें विम्मी के साथ थे एक नए हीरो दीपक कुमार। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई और इससे भी विम्मी का भाव गिर गया। 1969 में पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है में विम्मी ने लीड रोल निभाया। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिले, लेकिन इससे भी विम्मी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। करियर का ग्राफ गिरता देख विम्मी ने कुछ फिल्मी मैगजीन्स के लिए बिकनी में हॉट फोटो शूट कराए और फीस भी घटा दी। इसके बाद इन्हें कुछ फिल्में तो मिली, लेकिन एक भी हिट नहीं हो पाई और विम्मी का करियर गिरता चला गया। 1971 में वो शशि कपूर के साथ फिल्म पतंगा में नजर आई, लेकिन ये फिल्म भी चल नहीं पाई। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाए। इसी साल इनकी 2 और फिल्में गुड्डी और कहीं आर कहीं पार भी आईं, लेकिन इनमें विम्मी का रोल इतना बड़ा नहीं था कि इन्हें इसका फायदा मिल सके। 1974 में आई फिल्म वचन में इन्होंने हेवी मेकअप और महंगे वार्डरोब का खूब सहारा लिया, लेकिन ये भी इनके काम नहीं आ सका।
बताते हैं कि पति के कहने पर इन्होंने फिल्मों में नुमाइश भी खूब की, लेकिन ये हथकंडा भी जब काम नहीं आया तो पति पत्नी में झगड़े होने लगे और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बताते हैं कि विम्मी के पति शिव को फिल्मी दुनिया की चकाचौंध इस कदर आकर्षित करती थी कि वो विम्मी पर फिल्मों में टिके रहने के लिए कई तरह से दबाव बनाते थे, क्योंकि उन्हें पैसे की कुछ ज्यादा ही भूख थी और वो चाहते थे कि विम्मी ज्यादा से ज्यादा फिल्में करें, चाहे वो कैसी भी फिल्म क्यों ना हो। किस्मत ऐसी पलटी कि विम्मी को घरेलू हिंसा का भी शिकार होना पड़ा और फिर पति से झगड़े इस कदर बढ़े कि वो पत्नी को छोड़कर कोलकाता वापस चले गए। इसका भी विम्मी के करियर पर बुरा असर पड़ा। विम्मी ने उस जमाने के कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया था, पर एक वक्त ऐसा आया कि कोई भी पास नहीं था। एक वेबसाइट के मुताबिक विम्मी के पति उन्हें इसके लिए काफी प्रताड़ित करते थे, यहाँ तक कि विम्मी को कौन सी फिल्म करनी चाहिए या नहीं ये सब विम्मी के पति ही तय करते थे। एक समय वो भी आया जब विम्मी को फिल्में मिलनी बंद हो गईं, जिससे इनके पास ना तो कोई इमोशनल सपोर्ट बचा और ना ही प्रोफेशनल। काम ना मिलने की वजह से विम्मी आर्थिक तंगी का शिकार हो गईं, लेकिन इससे भी बुरा तो तब हुआ जब विम्मी ने कई प्रोड्यूसर से आर्थिक मदद मांगी और सभी ने इनकार कर दिया। इसके बाद तो विम्मी की माली हालत और बुरी होती चली गई। आखिर में विम्मी के पति ने अपने माता पिता के कहने पर इनको तलाक दे दिया। तलाक के बाद विम्मी बिल्कुल अकेली रह गई थीं। वो बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन एक्टिंग स्किल ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसे में भला सिर्फ खूबसूरती कब तक साथ देती? फिर तो छोटे मोटे रोल मिलने भी बंद होते गए। एक वक्त पर जिस हीरोइन के फिल्म में होने से ही फिल्म हिट हो जाती थी, बाद में उस हीरोइन को ही फिल्मों के लाले पड़ गए और जो बची खुची फिल्में रिलीज हुई वो फ्लॉप हो गईं। आर्थिक तंगी के कारण विम्मी को अपना वो बंगला भी छोड़ना पड़ा जिसमें वो रह रही थीं, और महंगी गाड़ियां बिक गईं। आगे चलकर विम्मी को शराब की भी लत हो गई। फिर पता चला कि कोई चारा ना देख वो एक फिल्म ब्रोकर जॉली के साथ रहने लगी, जिसने विम्मी को इमोशनल सपोर्ट देकर बेवकूफ बनाना शुरू किया। जॉली ने विम्मी की मदद कम की और इनका शोषण ज्यादा किया। दावा किया जाता है कि उस ब्रोकर ने विम्मी से कहा कि अगर आप चाहती हैं कि आपको फिल्मों में ज्यादा काम मिले तो आप प्रोड्यूसर्स के साथ ज्यादा वक्त बिताएं तो आपको काम ज्यादा मिलेगा। उसका इशारा किस तरफ था आप समझ सकते हैं, और दावा ये भी किया जाता है कि विम्मी ने ऐसा किया भी, लेकिन उससे भी इनके करियर को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। कहा जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से विम्मी ने खुद को ऐसे कामों के हवाले भी कर दिया जो कि बहुत ही निंदनीय माने जाते हैं। एक वक्त पर महंगे कपड़े पहनने वाली, महंगी गाड़ियों में घूमने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली हीरोइन अब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि हर कोई हैरान था। विम्मी इस कदर गुमनामी में चली गई थीं कि कोई इनकी खोज खबर लेने वाला भी नहीं था। डिप्रेशन, करियर के खत्म होने और माली हालत खराब होने की वजह से विम्मी ने खुद को शराब के हवाले कर दिया, लेकिन महंगी शराब पीने के पैसे कहाँ थे? सो घटिया और सस्ती शराब पीने से इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आखिर में विम्मी के लीवर ने काम करना छोड़ दिया और ये बिस्तर पर पड़ गईं। कुछ दिनों बाद इन्हें मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में देखा गया, जहां इनकी हालत बहुत ही खराब थी। और इसी हालत में 22 अक्टूबर 1977 में विम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। उस वक्त इनकी उम्र महज 33 साल थी। दुर्भाग्य की हद तो तब हो गई जब विम्मी के पार्थिव शरीर को अर्थी तक नसीब नहीं हुई। फिल्म ब्रोकर जो पहले इनके साथ रह रहा था, उस जॉली ने विम्मी के शव को हाथ गाड़ी वाले ठेले में डाला और कुछ लोगों की मदद से श्मशान घाट तक ले गया, जहां इनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि आगे की रस्में करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इनके दोनों बच्चों को लेकर पति तो पहले ही कोलकाता जा चुके थे और विम्मी बिल्कुल अकेली रहती थी। बता दें कि प्रेमी गंगाराम और क्रोधी नाम की 2 फिल्में विम्मी की मौत के बाद रिलीज हुई थीं। इस तरह आखिरकार कुछ ही साल पहले की एक सुपरहिट हीरोइन इस दुनिया को इस तरह से छोड़कर चली गई थी जैसे वो लवारिस हो और उसे कोई जानता तक ना हो। लेकिन इस अदाकारा की मौत ने अपने पीछे कई तरह के सवाल भी छोड़े थे कि क्यों ज्यादातर फिल्मी कलाकारों की जिंदगी इतनी अनिश्चितताओं की भेंट चढ़ जाती है, क्यों अति महत्वाकांक्षाओं का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, और क्यों शोहरत, दौलत और नाम कमाने के बावजूद भी ज्यादातर बॉलीवुड कलाकारों का अंत दर्दनाक ही होता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।